कब तक नहीं लड़ेंगे? क्या कोई डेडलाइन प्रशांत किशोर ने अपने लिए सेट की है? जब तक हम बिल्कुल, ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है कि हम कहेंगे कि हमारा सर्वे हो गया और हमारा नहीं, जो भी करते हैं कैमरे के सामने, फुल मीडिया ग्लेयर के सामने करते हैं। आप लोगों से पूछा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर कब आना चाहेंगे? जब उनकी स्वराज पार्टी को सफलता मिलने लग जाएगी, इलेक्टोरल सक्सेस के बाद कुछ डिसाइड देखिए, करेंगे? मैं राजनीतिक तौर पर इतना कॉशस आदमी नहीं हूँ। जो एक बार निर्णय ले लिया तो डरते किसी से नहीं है, कर ही रहे हैं। और हम तो जब 2-2.5 साल पहले, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो आपने कुछ तो सोचा होगा। 2-2.5 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, तो आप बताइए पत्रकार के नाते कितने लोगों ने ये कहा होगा कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर भी हो सकते हैं, जनसुराज एक फैक्टर भी हो सकते हैं। आज और कुछ हो चाहे नहीं, लोग 2-3 बात जरूर कह रहे हैं कि हाँ, तीसरे विकल्प के तौर पे जनसुराज दिख रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो, बात तो ठीक कह रहे हैं ये लोग। तीसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई बदल सकता है तो यही लोग बदल सकते हैं। ये 3 बात तो आपको बिहार का बच्चा बच्चा बता रहा है। हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर कोई बदल सकता है तो जनसुराज बदल सकता है, 6 महीने में आप देखेंगे कि वो कहेगा कि जनसुराज ही बदलेगा। तो उसी जनस्वराज में प्रशांत किशोर का क्या रोल होगा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ आपने तय किया है? भाई, सबसे पहले तो आप जरूरत इस बात की है कि समाज इस परिकल्पना को, इस व्यवस्था को स्वीकार करे। उसमें हमारी भूमिका है, मैं उसको लीड कर रहा हूँ। दूसरा, बहुत अच्छे लोगों का दल बने, उसमें हमारी भूमिका है। तीसरा, अगर समाज तैयार हो जाए, अच्छे लोग चुनकर आ जाएं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा बिहार को सुधारने का कार्यक्रम हो, उसमें हमारी भूमिका है। इतना पहले होने दीजिए। जनता अगर चुन लेगी, जनसुराज की सरकार बनने की स्थिति हो जाएगी, बना लेगी, उस समय बैठ के जो लोग दल बनाए हैं, जो लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, वही लोग मिलकर तय कर लेंगे कि आगे नेशनल एम्बिशन है क्या प्रशांत किशोर के? बिहार के बाहर भी कहीं जाना चाहेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है? देखिए, मैं जो काम करता हूँ उसको बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ दल बना लिया और 4 MLA के लिए कहीं चले गए, वहाँ चुनाव दुकान खोल लिया। अभी तो पूरा मेरा फोकस बिहार है और सिर्फ बिहार है। जब तक बिहार को सुधार न लिया जाए, जब तक बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने की व्यवस्था यहाँ न बना दी जाए, मैं इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक बिहार को एक ऐसी व्यवस्था न मिल जाए जो अगले 10 साल में इसको टॉप 10 में शामिल कराने का जिसके पास प्लान हो, विजन हो, कुवत हो, तब तक मेरा फोकस सिर्फ बिहार में है। ये हो जाए, उसके बाद दुनिया किसने देख, भविष्य में कुछ तो कुछ करेंगे। मतलब कोई नेशनल पॉलिटिकल एम्बिशन या नेशनल एक्सपेंशन जो है वो बाद की बात है, लेकिन रूल आउट नहीं अभी आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो जब 2 मई 2022 को इसका पहली इसके बारे में कोई टिप्पणी की थी, एक ट्वीट किया था, तभी लिखा था शुरुआत बिहार से। तो जब कोई चीज़ आप शुरू करते हैं, लोग तो आपको तभी मानेंगे जब उसको किसी एक फाइनलिटी तक आप लेकर जाएंगे। देखिए, गांधी जी जब चंपारण आए और उन्होंने जो आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन, तो 2 जिले में ही 1.5 साल तक रहे। पूरी दुनिया में क्या हो रहा था उससे उनको मतलब नहीं। उस 2 जिले की समस्या को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। उस आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उस आंदोलन से देश को ये एक रास्ता दिखा कि सत्याग्रह भी एक तरीका है, अहिंसा सत्याग्रह भी एक तरीका है जिससे देश को आज़ादी मिल सकती है। और एक बार वो चंपारण में प्रूव हो गया तो पूरे, मतलब एक मॉडल आप बनाना चाहते हैं? पूरे देश ने माना। तो अगर बिहार में, जो देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, अगर बिहार में ये चीज़ कर दी गई, बिहार में तरक्की दिख गई, बिहार में व्यवस्था बदलते लोगों को दिखी, तो निश्चित तौर पर दूसरे देश के भाग में भी लोग दूसरे इसको देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन मेथड तो वही है। अगर चंपारण में सत्याग्रह से लाभ मिला तो ऐसा नहीं कि गांधी जी ने जाकर गुजरात में कोई दूसरा मॉडल ले लिया। मेथड यही रहेगा, जनता को साथ में लेकर जनता के लिए राज बने, उनको वो अधिकार मिले उम्मीदवार चयन का, उनको अधिकार मिले उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस को एसेस करने का। जब तक वो नहीं होगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी, जब तक नेता, चुना हुआ नेता जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा, तब तक व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जब नेता चुन कर आता है, वो अकाउंटेबल है उसके प्रति जो उसको टिकट देता है। अगर आप भाजपा से आए हैं
या आरजेडी से आए हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी मोदी जी के लिए है, आपकी अकाउंटेबिलिटी लालू जी के लिए है, आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए नहीं है। जनसुराज जो व्यवस्था बना रहा है कि हम 4-5 नाम ढूंढते हैं जिसको समाज ने बताया जो वहाँ का पॉपुलर है, सही है, अच्छा है, और फिर जनता के बीच में रख दिया, 9 महीना पहले रख दिया, और आपको बताया कि बताओ इन 5 में सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कौन है। जिसको जनता ने चुन दिया वही उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पर वो जान रहा है कि उसको टिकट प्रशांत किशोर ने नहीं दिया है, जनसुराज के किसी अध्यक्ष ने, किसी कमेटी ने नहीं दिया है, उसको उसके क्षेत्र की जनता ने जिताया है। तो वो जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होने की उसकी संभावना है। एक और लेयर हम लोगों ने जोड़ दिया कि मान लीजिए जीतने के बाद भी वो कैरेक्टर उसका बदल जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि राइट टू रिकॉल का अधिकार पार्टी के लोगों को दिया जाए। जिसको भी जनसुराज का टिकट मिलेगा उसको ये एफिडेविट साइन करना पड़ेगा कि 2 साल 2.5 साल के अंदर, मतलब आधा टर्म बीतने के बाद, अगर क्षेत्र की जनता, जनसुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता साथी, अगर वो लोग उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उस पर राइट टू रिकॉल का नियम लगेगा। दल की ओर से उसको ये मजबूर किया जाएगा कि वो रिजाइन करे, नहीं करेगा दल छोड़ देगा, लीगल लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जनसुराज में रहते हुए जनता की अवहेलना नहीं कर पाएगा। कुछ लोग हमको कह रहे भाई लीगली कैसे होगा। मान लीजिए लीगली अगर टेनेबल नहीं भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो चैलेंज करेगा। चैलेंज करके क्या कर लेगा भाई, अलग से विधायक रहेगा, यही तो है। जनसुराज की पार्टी में जनसुराज पार्टी में रहते हुए आप जनता की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग सबको सुधारने का बस तो हमारे पास है नहीं, इसलिए पार्टी के अंदर ये राइट टू रिकॉल लागू करेंगे।